समीकरण हो गया था ने। तो आगे आज हेडलाइन दीजिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है नहीं? आवाज आ रहा नहीं रही? देखो, रैखिक समीकरण में आप लोग को हम क्या बताए थे? रैखिक समीकरण में आया हुआ था जिसमें चर राशि का जो मैक्सिमम घात होना चाहिए वो अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर से एक बात करते हैं कि 5x + 7 = 9, यह भी एक प्रकार का रैखिक समीकरण था। इसी प्रकार अगर 3x + 5y = 8, यह भी एक रैखिक समीकरण है। लेकिन 9x + 3y + 4z और 4z = 10, यह भी एक प्रकार का रैखिक समीकरण है। तीनों में बेसिक अंतर क्या था? यहाँ पर देखेंगे ऐसा रैखिक समीकरण है जिसमें केवल एक ही प्रकार का चर राशि है, मतलब x है तो केवल x है। यहाँ पे देखेंगे कि जिसमें चर राशि के रूप में x भी है, y भी है तो रैखिक समीकरण, मतलब चर राशि का पावर 1 है, बट इसमें दो प्रकार के चर राशि उपस्थित है। उसी प्रकार यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि चर राशि के रूप में x भी है, y भी है, z भी है। अब बढ़िया से परिभाषा को समझिएगा। कहा जाता है वह रैखिक समीकरण जिसमें एक नहीं कितने अज्ञात चर राशि? दो अज्ञात चर राशि। याद रहेगा, वह रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात चर राशि उपस्थित होते हैं तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। याद आएगा कि नहीं? वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात चर राशि उपस्थित रहते हैं तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। अगर हम बोले कि x + y = 7, यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर हम बोले यहाँ से कि यहाँ 2x है -3y है बराबर 15, यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर हम बात बोल दिए कि यहाँ 2x² + 2y² = 8 और पूछा जाए कि क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आपको कहना है कि दो चर वाला समीकरण तो है बट रैखिक समीकरण नहीं है। क्योंकि रैखिक तभी होता जब चर राशि का पावर कितना? एक होता। यहाँ चर राशि का पावर 1 है कि 2 है? इसलिए पहला बात है कि यह रैखिक समीकरण है ही नहीं, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण में नहीं आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में? लिखते चलिए, लिखिए, लिखो, वैसा रैखिक समीकरण, थ्योरी एकदम ध्यान देते चलेगा सब। वैसा रैखिक समीकरण, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात चर राशि, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात चर राशि उपस्थित होते हैं, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात चर राशि उपस्थित होते हैं, कॉमा, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। वैसा रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात चर राशि उपस्थित होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। सही है? एग्जाम्पल लिख दीजिए। चलिए, हो गया बेटा जी? चलिए ध्यान दीजिए, एक दो पूछ लेते हैं। खड़ा होइए आप, हाँ, पिलर के पास जो है, आ रहे आप रे।
इधर, हाँ बेटा जी हमारे क्या है। हाँ चलो बताओ, 9m प्लस 7 बराबर 8m माइनस 5 दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ देखिए, एक चर राशि यहाँ, एक चर राशि यहाँ, दो चर राशि तो ही है नहीं। तो ऐसे नहीं सोचना, इसमें कहना कि भैया यहाँ भी चर राशि ग्रुप में क्या है, m है, यहाँ भी चर राशि ग्रुप में m है, यानी दो प्रकार के चर राशि की एक ही प्रकार का चर राशि, तो कहना एक ही प्रकार का चर राशि है और यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब थोड़ा सा बात को ध्यान देना है, 5 मिनट समझिए, बैठिए। देखो अगर हम लिखते हैं 2x प्लस 4 बराबर 8 लिख दिए तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण था। जब इसका हम लोग हल निकालते थे तो 2x प्लस वाला 4 को इधर माइनस में लाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 2x बराबर क्या लाए थे, 4, यानी x का जब मान निकाले थे गुना वाला 2 भाग में तो x का मान कितना आया था, और यह x बराबर 2 को हम लोग समीकरण का हल कहते थे। एक बात यहाँ समझना है, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसमें चर राशि का एक और केवल एक ही मान के लिए सत्य होगा, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक और केवल एक हल होता है। मतलब यही x का मान 2 रख के देख लीजिए तो यहाँ 2 दूनी 4 और 4 8 क्या बराबर में आ गया है। तो आपको कहना कि x बराबर 2 के अलावा कुछ भी रखते रहो तो बाकी के लिए वह संतुष्ट नहीं होगा। x बराबर 2 को छोड़ के 1 रखो, -1 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 कुछ रखते रहेगा तो x बराबर 2 के अलावा किसी और मान के लिए यह संतुष्ट नहीं होगा। तो वहाँ से हम लोग एक बात सीखे थे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक और केवल एक हल ज्ञात होगा। लेकिन अभी बात को समझना, x प्लस वाई बराबर हम 3 लिख दिए, x प्लस वाई बराबर कितना, 3। अब कहेंगे कि ये कै चर वाला रैखिक समीकरण है, हम बोलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है ऑप्शन ए केवल एक हल होता है, एक दो हल होता है, या फिर अनंत हल होता है, या फिर कोई हल नहीं होता है। फिर से ध्यान सुनिए, अच्छा हम खड़ा करवा लेते हैं आपको, इतना पता नहीं चलता। दो चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होगा, केवल दो हल होगा, सी अनंत हल होगा, और डी इनमें से कोई नहीं, मतलब एक भी हल संभव नहीं होगा। क्या लगता है? अच्छा कितने को लगता है कि ए नंबर सही है? हाथ खड़ा करो। अच्छा एक हल होगा। कितने को लगता है दो हल होगा जी? अच्छा दो हल वाला में भी है। और अनंत हल कितने को लग रहा है? और इनमें से कोई नहीं, तो लोग रे कुछ नहीं, येरा लगी चाहिए पांचवा ऑप्शन है। चल नालायक ध्यान दे, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 3 है। समीकरण का हल के बारे में शुरू में बता चुके हैं। समीकरण में चर राशि का ऐसा मान जिसे समीकरण में रखे तो उसका दोनों पक्ष आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। रख के देखो, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर 2 रखते हैं, रख के देखो तो x का मान 1, y का मान 2, 2 1 3, क्या संतुष्ट हो गया है? तो एक हल आपका यह भी हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 2। क्या यहाँ तक सही है? अच्छा दूसरा नंबर, हमका मन है कि हम x बराबर 2 लें और y बराबर 1 लें। रख के देखिए तो x का मान 2, y का मान 1, 2 और 1 कितना, 3, क्या आ रहा है? तो दूसरा का हल भी संभव है। हो सकता है हमको मन है x बराबर 0 लें और y बराबर 3 लें। रख के देखिए तो x का मान 0, y का मान 3, 3 प्लस 0 3 आ रहा है, तो यह हल भी संभव है। चौथा नंबर कहता है कि हम x बराबर 3 ले लेते हैं, y बराबर 0 ले लेते हैं, 3 और 0 रख के देखिए, x का मान 3 है, y का मान 0 है, जोड़ेंगे तो क्या फिर से 3 आ जाएगा? ये भी सही है। जरूरी नहीं है खाली प्लस में, हमारा मन है कि x बराबर हम यहाँ -4 लिए हैं और यहाँ पर से y बराबर हो सकता है कि इस प्रकार से देखिए, एक है 4 और यहाँ पर x का मान 4 रखिएगा, y का मान आप लोग 7 रखिएगा। रख के देख लो, x का मान -4 है, y का मान 7 है, माइनस प्लस घटता है जी, तो 7 में से 4 घटाइएगा तो क्या फिर से 3 आ जाएगा? यह हल भी संभव है। तो जरूरी नहीं कर सकते हो भैया ऐसा ऐसा कितना मान रखेंगे कि सत्य हो जाएगा। बहुत सारा मान रखाएगा, इतना मान कि जिसे आप गिन नहीं सकते हो, जिसका पता नहीं लगा सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक दो हल नहीं होगा। कितने हल होता है? अनंत हल होता है। क्या याद रहेगा? बस लास्ट बार सुनिएगा। थ्योरी देखो, ऑब्जेक्टिव आप लोग को यही सबसे रहना होता है
इसलिए एकदम ध्यान दीजिएगा। बोलिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कह रहे थे? तो वह रैखिक समीकरण जिसमें एक और केवल एक प्रकार का चर राशि उपस्थित रहता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अगला बात उसमें फैक्ट वाला बात, एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप एक्स प्लस बी होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का कुल कितने हल होता है? तो एक और केवल एक हल होता है। बढ़िया। अब दूसरा बात, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह रैखिक समीकरण जिसमें कितने प्रकार के चर राशि, दो प्रकार के चर राशि उपस्थित होते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अगला बात, दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो प्रकार के चर राशि होगा, यानी एक्स भी होगा तो वाई भी होगा। अगर हम इसका सामान्य रूप का चर्चा करें तो जैसे इसके पहले केवल एक्स था तो उसके आगे कोई कांस्टेंट लगाए थे, उसके बाद भी कोई कांस्टेंट लगाए थे, बराबर जीरो, ऐसे चला था ना। उसी प्रकार इसमें दो प्रकार का चर राशि है। जब इसमें कोई संख्या का मतलब पूर्णांक को या वास्तविक संख्या को इसको ऐड करने की कोशिश करेगा तो इसका समान रूप बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर कितना? जीरो। बस अगला पॉइंट याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। लेकिन इसमें से किसका किसका मान जीरो नहीं होगा? कहना चर राशि का गुणांक ए है ना, तो ए का मान जीरो नहीं होगा। चर राशि का गुणांक बी है ना, तो बी का मान भी जीरो नहीं होगा। सी का मान जीरो हो सकता है। तो इतना बात याद रखिएगा कि वह वैसा समीकरण जिसमें दो प्रकार के चर राशि उपस्थित होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ए बी सी, ई क्या है रे? तो कहना ये कोई चर राशि नहीं है। ए बी सी जो देख रहे हैं ये कोई न कोई पूर्णांक होगा, कोई न कोई वास्तविक संख्या होगा। क्या इतना बात याद रहेगा कि नहीं? तब नीचे नोट्स में आप लोग को लिखना होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुल कितने हल प्राप्त हो सकते हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक दो नहीं बल्कि अनंत हल प्राप्त होते हैं। क्या इतना याद रहेगा? पहले लिखिए, अगला लिखिए नीचे नोट बना करके लिखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, बोलिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है, जहां ए कॉमा बी तथा सी, जहां ए कॉमा बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या होता है, कोई वास्तविक संख्या होता है, जहां ए बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या होता है, जहां ए बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या होता है और जिसमें ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और जिसमें ए डज नॉट इक्वल टू जीरो तथा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो तथा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। लिख लिए? चलिए नीचे अगला नोट्स हुआ लिखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो हल होता है। हाँ, वही तो देख रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने? अनंत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होते हैं। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल में को लिख दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि अगर हम हल का चर्चा करेंगे तो इस प्रकार से बना दीजिएगा मान सारणी, और आपको कहना होगा कि यह x है y है, x और y के कौन कौन से मान के लिए समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वह समीकरण का हल कहलाएगा। तो अगर x का मान 1 लेते हैं तब y का मान कितना प्राप्त होगा 6, क्योंकि x का मान 1 प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, तो 7 में 1 जाएगा, y का मान 6 ही बचेगा ना। हो सकता है x का मान आप 0 ले लिए तो y का मान कितना बचेगा 7, x का मान अगर 3 ले लिए तो y का मान 4, x का मान अगर 4 ले लिए तो y का मान 3, x का मान 5 लेने पर y का मान 2, और x का मान 6 लेने पर y का मान। ई नहीं कहना कि इतना है, तुम कुछ रखते रहेगा तब y का मान कुछ ना कुछ प्राप्त होगा जी। और इस प्रकार से x और y का जो आप लोग का तालमेल है वह अनंत रूप से बनता रहेगा। इसी कारण से कहा जाता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कुल कितने हल निकलेगा, अनंत हल। एग्जाम्पल में को लिख दीजिए। चलिए हो गया, ध्यान दीजिए। देखो इतना समझने के बाद थोड़ा सा और हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, समझ में आ जाएगा। अगला जो हम बात बताने जा रहे हैं वो कैसा समीकरण, युगपद समीकरण। पहले लिखना है, पहले समझ लो युगपद समीकरण क्या है। अच्छा ये बात बताओ, x प्लस वाई बराबर 4, ये कैसा समीकरण है, एक चर वाला रैखिक कि 2 चर वाला? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा फिर से 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर दे देते हैं 8, ई कैसा समीकरण है, 2 चर वाला। लेकिन अगर दोनों को हम साथ साथ लिखेंगे, इसका जोड़ा बना देंगे, तो कहा जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को, युग्म माने क्या होता है रे, जोड़ा। ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण था, ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण था। दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे, दोनों का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, तो यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या कहलाएगा, युगपद समीकरण। क्या याद रहेगा कि नहीं, फिर से बात को समझिएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को क्या कहा जाता है, युगपद समीकरण कहा जाता है। ये जी एक बात बताइए, यही समीकरण में आप लोग को आएगा जिसमें से एक को मानेंगे कि एक समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण 2 है। अच्छा एक अगर रहता समीकरण तो उसको तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इतने ना। अच्छा लेकिन दूसरे को जो समीकरण है वो भी तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही है, तो उसका भी समान रूप क्या होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही न रे। लेकिन ई होगा समीकरण क्या 1 और दूसरा होगा समीकरण 2। इसमें एक बात पर आप लोग को ध्यान देना था कि समीकरण 1 और समीकरण दोनों में क्या देख रहे, चर राशि x और x, y और y, ई तो सेम था, बट इसका जो गुणांक था यहाँ कुछ नहीं था, 1 है, इसका गुणांक क्या है 2 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है। तो गुणांक सेम हो सकता है कि अलग अलग। तो आप लोग को यही बतवा हम बताने जा रहे थे कि यहाँ भी देखो चर राशि रूप में तो x और x शामिल रहेगा, चर राशि रूप में y और y शामिल रहेगा, लेकिन यहाँ जो गुणांक a है, b है, c है, a है, b है, c है, इसका बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है, अलग अलग हो सकता है। यही कारण है कि समीकरण 1 के लिए a को हम a1, b को b1, c को c1, जबकि समीकरण 2 के लिए a को a2, b को b2 और c को c2, इतना से व्यक्त करते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बता युगपद समीकरण का समान रूप क्या होता है, तो क्या युगपद समीकरण का समान रूप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कहना भैया युगपद समीकरण कुछ और नहीं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण ही होता है, और हम जानते हैं कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का समान रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। लेकिन ऐसा एक समीकरण होगा कि 2 समीकरण, तो बस ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होगा।
क्या इतना लिखने आएगा? लेकिन एक समीकरण एक होगा ना, दूसरा आपको समीकरण दो होगा, तो समीकरण एक के लिए a1 x होगा, b1 y होगा, c1 0 होगा। इसी प्रकार a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। और ई दोनों का सम्मिलित रूप यही क्या कहलाता है? युगपद समीकरण कहलाता है। ये बता युगपद समीकरण क्या है, पता चला कि नहीं? तो धीरे धीरे करके हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। तो पहले लिखिए, हेडलाइन दे दो, युगपद समीकरण। एक एक बात जैसे सुना रहे हैं वैसे हमको चाहिए, जहिया भी पूछे एकदम फुल फॉर्म में रहना चाहिए। ये सब थ्योरी ठीक रहेगा तो हिसाब कौनो लेवल के हम लोग उठाएंगे तो एकदम टावर धर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया ना। युगपद समीकरण लिख के डैश लिखिए, दो अज्ञात चर राशियों में, दो अज्ञात चर राशियों में, दो अज्ञात चर राशियों में, दो अज्ञात चर राशियों में दो चर वाले, दो चर वाले, दो अज्ञात चर राशियों में दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को, दो अज्ञात चर राशियों में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को युगपद समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण के युग्म को युगपद समीकरण कहा जाता है। दो अज्ञात चर राशियों में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को युगपद समीकरण कहा जाता है। लिख दिए, लाइन बदल के लिखिएगा हुआ, लिखो, युगपद समीकरण का, नीचे डैश देखिए, युगपद समीकरण का सामान्य रूप, युगपद समीकरण का सामान्य रूप, युगपद समीकरण का सामान्य रूप बोलिए, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। और जस्ट उसके नीचे a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। युगपद समीकरण का सामान्य रूप a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 होता है। युगपद समीकरण का सामान्य रूप a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 होता है। जहां बता सकते हो कि किसका किसका मान 0 नहीं होगा? जो चर राशि का गुणांक है, कौन कौन है छोटू? a1 a2 b1 b2, इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये चर है कि अचर है? अचर है रे। चर राशि के रूप में तो एक सरबाई आया हुआ है ना, तो नीचे लिख दीजिए, जहां a1 b1 c1 कॉमा देखे, जहां a1 b1 c1 कॉमा a2 b2 तथा c2, a1 b1 c1 कॉमा a2 b2 तथा c2 कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है और जिसमें a1 डज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा b1 डज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा a2 डज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा b2 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या लिखे? a1 डज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा b1 डज नॉट इक्वल टू 0 a2 डज नॉट इक्वल टू 0 और b2 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या a1 b1 c1 अब पहचानने आ रहा है कि नहीं? मेन हमका काम अब यही इसी चीज का लगेगा। अब इसमें हम आगे देखें कि कोई युगपद समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 4 है, और यहाँ 2x माइनस 3y
बराबर 7 है। तो पहले हमको कहना कि यह युगपत समीकरण है, तो यह समीकरण 1 होगा और यह समीकरण 2 होगा। अब इसमें हिसाब बनाने से पहले हमको जानकारी देना है A1 का, इसके बाद B1 का, इसके बाद C1 का, और इसी प्रकार A2, B2 और क्या जी C2 पहचानने आएगा कि नहीं। तो इसमें क्या सीखे थे, अगर A1x प्लस B1 बाई प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2 बाई प्लस C2 बराबर 0, यही होता है ना। तो पहले A1 कहते किसको है, B1 कहते किसको है, C1 कहते किसको है। ये सब समीकरण 1 में आएगा कि 2 में आएगा, 1 में। तो समीकरण 1 में चलेंगे कि भैया ये x जो देख रहे हो ना, यही x का गुणांक A1 कहलाता है, और समीकरण 1 में y का गुणांक ये B1 कहलाता है, और समीकरण 1 में जो अचर पद रहेगा यानी जिसमें x y नहीं रहेगा वो आपका C1 कहलाता है। तो बस हो गया, समीकरण 1 में जो x का गुणांक कितना है 3, तो यह आपका A1 कहलाएगा। समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है 2, ये आपका B1 कहलाएगा। और समीकरण 1 में जो अचर पद है कौन 4, ये आपका क्या कहलाएगा C1 कहलाएगा। तो हाँ भारी नालायक हो। देखो तो A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 रे, इधर 0 होना चाहिए, क्या इधर 0 है, नहीं। तो 0 आएगा कैसे, ये प्लस में 4 है, उस तरफ करके सोचो। तो जब 4 उधर जाएगा प्लस में कि माइनस में, इसीलिए वह 4 प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो हम C1 की जगह पर -4 लिखेंगे। हालांकि हिसाब आप बनाते समय 4 का इस्तेमाल करेगा आएगा, लेकिन आपको कंडीशन पर एकदम ध्यान देना है। फिर से बोलो, A2 किसे कहेंगे, तो समीकरण 2 में x का गुणांक A2, y का गुणांक B2, अचर पद C2, यही नहीं जी। तो बताओ तो समीकरण 2 में x का गुणांक कौन है 2, ई आपका A2 कहलाएगा। समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है -3, 3 नहीं रे -3 है ना, तब B2 का मान कितना होगा -3। और इस समीकरण 2 में अचर पद इधर जो देख रहे हैं 7 है ना, इधर हमका 0 चाहिए, उधर जाएगा 7 की -7, इसलिए C2 का मान आपका -7 होगा। ई पहले बताओ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहचानने आएगा कि नहीं आएगा। तो एगो एग्जाम्पल में इसको पहले लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो अगला स्टेप पर। युगपत समीकरण क्या है, बेसिक बात याद हो गया है। अब आता है युगपत समीकरण का हल। फिर से आप लोग ध्यान देने पर इधर कोशिश करो। युगपत समीकरण का क्या जी हल। युगपत समीकरण का हल क्या है, देखो तो x प्लस y बराबर 5 है और x माइनस y बराबर 3 है। ये बताइए युगपत समीकरण है कि नहीं है। देख लीजिए ना, पहला x प्लस वाई बराबर 5, इसमें भी 2 चर राशि उपस्थित है। तो 2 अज्ञात चर राशियों में उपस्थित रैखिक समीकरण को हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तो यह भी एक प्रकार का 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, यह भी एक प्रकार का 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हमने क्या सीखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा अगर मिलेगा, जोड़ा मतलब समझ में आ रहा है ना, अगर ऐसा ऐसा समीकरण 2 गो रहेगा तो इसको युगपत समीकरण कहेंगे। अब कहा जाता है कि युगपत समीकरण का हल किसको कहते हैं। हल के मतलब चर राशि का मान होना चाहिए, और चर राशि, अच्छा युगपत समीकरण का एक हल अद्भुत मतलब एक हल होता है, अनंत हल होता है, कि कोई हल नहीं होता है। युगपत समीकरण का एक हल होगा, अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। हाँ, तो इसमें से सब तरह का होगा, स्थिति के अनुसार बदलता है। युगपत समीकरण का एकक हल भी संभव है रे, युगपत समीकरण का अनंत हल भी हो सकता है, और युगपत समीकरण का
कोई हल भी नहीं हो सकता है। अभी हम लोग उसका स्थिति के बारे में सीखेंगे, लेकिन पहले समझो युगपत समीकरण का हल कहते किसको हैं। तो कहा जाता है कि युगपत समीकरण में उपस्थित चर राशि का ऐसा मान जो एक साथ दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देता है। एक साथ दोनों समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट। अच्छा, संतुष्ट करने का मतलब जब चर राशि का मान समीकरण में रखे तो उसका दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए ना, बस हो गया। अगर आपको कहेंगे कि x बराबर हम 3 लेते हैं और y बराबर 2 लेते हैं, तो इस समीकरण का हल है कि ना है? x का मान 3, y का मान 2, चेक करके देखो तो इस समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा? होगा, कारण कि x का मान रखेंगे 3, y का मान रखेंगे 2, 3 और 2 कितना? 5, एकदम होगा। हाँ, तब भारी नालायक हो, नहीं होगा। कहेंगे कैसे? रख के देखो, x का मान 3 और 2 5 हो गया, बढ़िया बात है। लेकिन जब दूसरा का समीकरण में रखने गए तो x का मान 3, y का मान 2, जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। तो 3 में से 2 जाएगा, का 3 आएगा? नहीं। तो क्या ये दूसरा को संतुष्ट किया जी? नहीं किया। इसलिए कहे कि ऐसा चलने वाला नहीं है। हम क्या परिभाषा बोल रहे हैं कि चर राशि का ऐसा मान जो एक समीकरण को कि दोनों समीकरण को, दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। यानी दोनों समीकरण में रखे तो उसका LHS RHS आपस में बराबर आना चाहिए। ऐसी स्थिति हम कहेंगे कि वह युगपत समीकरण का हल होगा। क्या लाइन समझा रहा है कि नहीं? तो अब बढ़िया से बात को समझना कि हम यहाँ से एक मान ले रहे हैं जो आपको बता देगा x का मान 4 है और y का मान 1 है। रख के देखिए तो तब पहले हम लिखते हैं समीकरण कैसे? 1 से, समीकरण 1 से बोलो LHS। LHS क्या है? हुआ x प्लस y, x का मान 4, y का मान 1, 4 और 1 कितना? 5। क्या ये RHS आ गया है? तब पहला समीकरण को संतुष्ट किया कि नहीं किया? किया। उसी प्रकार अब लिखते हैं समीकरण कैसे? 2 से, समीकरण 2 में LHS पहले बताओ, LHS क्या है? x माइनस y। x का मान कितना लेना है? 4, y का मान 1, 4 में से 1 जाएगा 3। बताओ RHS आ गया है? ये बताओ समीकरण 2 को संतुष्ट किया कि नहीं किया? तो यही बात है कि x का मान 4, y का मान 1 एक साथ दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है। इसीलिए x बराबर 4 और y बराबर 1 को यह युगपत समीकरण का क्या कहेंगे? हल कहेंगे। यह युगपत समीकरण का क्या है? हल है। ये बात समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा तो कुछ रखते रहो, उसका हल संभव नहीं है, संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक और केवल एक हल होगा। आगे स्थिति और बताएंगे जिसमें अनंत हल भी होगा। आगे स्थिति और बताएंगे जिसमें हो सकता है एक को हल नहीं होगा। इसलिए युगपत समीकरण का एक हल भी हो सकता है जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं, अनंत हल भी हो सकता है, या फिर कोई हल भी नहीं हो सकता है। इलान समझा रहा है कि नहीं? तो हल वाला बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। पहले लिख लो इसको, युगपत समीकरण का हल, हेडलाइन। युगपत समीकरण का हल। चलिए हो गया, चला लिखो तब। युगपत समीकरण में, युगपत समीकरण में, युगपत समीकरण में उपस्थित चर राशि का, युगपत समीकरण में उपस्थित चर राशि का ऐसा मान, युगपत समीकरण में उपस्थित चर राशि का ऐसा मान जिसे समीकरण में रखने पर, जिसे समीकरण में रखने पर, जिसे समीकरण में रखने पर दोनों समीकरण, युगपत समीकरण में 2 समीकरण होगा ना, जिसे समीकरण में रखने पर दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाता है, दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाता है, तो उसे युगपत समीकरण का, तो उसे युगपत समीकरण का हल कहा जाता है, तो उसे युगपत समीकरण का हल कहा जाता है। बढ़िया। चलिए जल्दी से आप एग्जाम्पल इसमें फिट कर लीजिए।
हम एक युगपत समीकरण लिखे हैं x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3। मैंने x बराबर 4, वाई बराबर 1 रख के समीकरण 1 को चेक किया, समीकरण 2 को चेक किया, दोनों में उसने दोनों को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। इसलिए x बराबर 4, वाई बराबर 1 यह युगपत समीकरण का क्या है, हल है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं? हाँ, तब पीछे फिर से इतना पचा करके डाइजेस्ट करके आना है आप लोग पीछे से देख के इसको, तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्लास अगले दिन होगा।